हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है? बताइए। गुड इवनिंग सभी को। बताइए फटाफट। ऑल ओके। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा सा ना कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। रीज़न इज़ दैट कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें लाइक पढ़ के समझना पड़ेगी। और अगर मैं वो पूरी वाली मतलब बोर्ड वाली स्क्रीन पे आता तो थोड़ा सा इशू हो जाता। सो आई थिंक इस वाले मेथड में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा आज। ठीक है, तो मेरा भी थोड़ा सा हैंड राइटिंग बिगड़ चुका है इसमें। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ पावर पॉइंट पे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार रेडी लग के बताइए मुझे सभी लोग। हाँ जी। जल्दी से एक बार रेडी लिख के बताइए। बस मेरा ये बोर्ड जो है ये सही चल जाए बस, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यूज़ कर रहा हूँ। तो चल तो सही रहा है वैसे, बट बीच बीच में रुक रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। थोड़ा सा अजीब लग रहा है आज पढ़ाने में, क्योंकि मैं कुछ एक्शन नहीं कर सकता आपके सामने। देख नहीं सकते हो आप लोग मुझे, लेकिन इसमें क्वालिटी ठीक आ रही होगी ना? है ना? ओके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेशन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, लेकिन ध्यान से इसको सुनिएगा। अब एक्चुअल में आपको इसके पीडीएफ फॉर्मेट और इसकी बुक्स वगैरह में काफ़ी जगह इनके बारे में मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, या किस तरह से समझें इसको। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट की। और कल जो हमारा इसका सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक, चलो। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको। अब मेरा बस ये थोड़ा सा टैबलेट जो है वो गड़बड़ कर रहा है। एक सेकंड रुको। थोड़ा सा रुकना। ओके। तो सबसे पहले हमारे को इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड देन फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। देन हमें कंक्लूजन के बारे में पता होना चाहिए, प्रीमिसेस के बारे में पता होना चाहिए कि प्रीमाइज हमारे पास क्या है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, और उसके बाद हमें समझना होगा कि कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमिसेस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद कंसेप्ट हमें देखना पड़ेंगे अजम्पशन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर उसके बाद हमें इन्फ्रेंस के भी देखना पड़ेंगे कि क्या कंसेप्ट है। फिर ये सारी चीज़ें जब हम समझ लेते हैं एक बार, इसका पूरा जब हमें आइडिया हो जाता है ना, फिर हम लोग इजीली क्वेश्चन को जो है टैकल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं स्टार्ट करने के पहले आपको पहले ही बता दूं कि क्या होता है कि जब भी हम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसमें जो मेन चीज़ हमारी आती है वो आती है प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें सही होंगी। तो इसीलिए मैंने इसके 2 सेशन ऑलरेडी इस वीक लगाए हैं, और कुछ सेशन इसके ऐसे होंगे जो मैं बाद में आपको करवा दूंगा। और रही बात इनके क्वेश्चंस की, तो इनके क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कहानी होती है। तो पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं वो देख लेंगे हम लोग। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझते जाना। सो आर्ग्यूमेंट सबसे पहले हमें ये पता करना होता है। देखो, आप सीधे क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। क्वेश्चन पे अगर सीधे आ जाएंगे तो फिर हमें लगता है कि लाइक हमें इनके नियम नहीं पता, हमें इनके बारे में नहीं पता, तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको सीख तो लेते हैं, लेकिन तब भी जाके ये लास्ट में क्या पता पड़ता है कि लाइक हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ।
तो इसको एक बार ध्यान से समझना बस कि क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है, पूरी की पूरी जो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। सो एन आर्गुमेंट इज एन एक्सप्रेशन, अ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, या तो वो एक एक्सप्रेशन होगा या सेट ऑफ एक्सप्रेशन होता है थ्रू विच द ऑथर ट्राइज टू प्रेजेंट। तो ऑथर हो गया या फिर हमारा जो एग्जामिनर हो गया या जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गया है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट इस तरह से लिया जाएगा टू द रीडर। अब ये किस चीज के लिए होगा, जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो, यानी कि कैंडिडेट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो या अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे आर्ग्यूमेंट देता हूं तो वो पता होना चाहिए मैं सामने वाले को किसको दे रहा हूं। टू द रीडर एन आइडिया, ओपिनियन, क्लेम, सजेशन बेस्ड ऑन सर्टेन सपोर्टिंग रीजन। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम निकला क्या, सो आईबीपीएस पीओ क्लियर उन्हीं स्टूडेंट का हुआ है जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे थे। अब देखो ये एक तर्क हो गया, तर्क मतलब एक तरह का ये हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया कि यार अब तुम बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है सर, एग्जाम उन्हीं लोग का निकलता है जिनके पास लक होता है। मैं बोलता हूं कि नहीं, एग्जाम उनका निकलता है जिनके पास हमारा क्या होता है, जिन्होंने मेहनत की होती है। तो एक तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है दो पार्टी के बीच में, एक मैं हूं और एक आप हो, ठीक है। सो ये मैं ट्राई कर रहा हूं, जो भी एक स्टेटमेंट है या जो भी एक कहावत है या बोल सकते हैं, ये जो मैंने पूछा है आपसे, तो ये इस चीज को हम लोग हमेशा किस चीज से रिलेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो ये छोटी सी एक कहानी है, इसका ज्यादा इतना रोल है नहीं, लेकिन हाँ इसी के ऊपर पूरी कहानी हमारी बनी होती है, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। जब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, बिल्कुल देखते जाना। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंक्लूजन क्या होता है, द मेन आइडिया, ओपिनियन, क्लेम, सजेशन दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट टू द रीडर। यानी कि अब मान के चलो कि जो मेन तुम्हारा आइडिया है या ओपिनियन है या क्लेम है या सजेशन है या कोई भी चीज अगर इनमें से है, जो ऑथर यानी कि जो वो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट कर रहा है, मैं वो कोशिश कर रहा है कि ये जो रीडर है इसकी तरफ क्या करे, ध्यान लगाए, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग रीजन इज कॉल्ड द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर हम समझते हैं तो एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है, देन आर्ग्यूमेंट के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन है ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है आर्ग्यूमेंट से। तो जो भी आर्ग्यूमेंट हम लोग ने देखा या जो भी हम लोग ने तर्क देखा, अब हमने तर्क क्या देखा भाई, कि सीधी सी बात है आईबीपीएस पीओ क्लियर उनका होता है जो मेहनत करते हैं, या फिर आईबीपीएस पीओ जो जिनका क्लियर हुआ है उनका तो लक है भाई, या फिर मेहनत है, या फिर उनकी शिफ्ट में ऐसा कुछ आया था। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट के, लाइक एक आर्ग्यूमेंट हमारे बीच में चल रहा है, एन आर्ग्यूमेंट, ओके। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, द मेन आइडिया, ओपिनियन, क्लेम, सजेशन दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट टू द रीडर। तो इसका जो पूरा का पूरा सेंटेंस था ये आईबीपीएस पीओ वाला, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, इसका जो मेन आइडिया है या फिर इसमें जो छुपी हुई चीज जो मेन है वो हमारी क्या निकल के आ जाती है, उसका कंक्लूजन निकल के आ जाती है। तो आर्ग्यूमेंट में ही हमारा कंक्लूजन क्या होता है, छुपा हुआ होता है, गॉट इट। अब ये डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, वो उसके अंदर होता है, लेकिन वो छुपा रहेगा हमारा किसमें, आर्ग्यूमेंट में। तो आर्ग्यूमेंट से वेरीफाई होता है हमारा कंक्लूजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीमाइसेस या प्रीमाइस या फिर प्रीमाइसेस। अब इसका मतलब क्या होता है, द सपोर्टिंग रीजन दैट द ऑथर प्रोवाइड्स एंड हैज यूज्ड एज बेसिस फॉर द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। अब देखो इसको अगर तुम सिंपल एक लाइन में पढ़ोगे ना तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि प्रीमाइसेस क्या है और हमारा कंक्लूजन क्या है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये दोनों, कि इनको आइडेंटिफाई करना, इनको डिफरेंशिएट करना और इनको पता करना, ठीक है। तो तीन चीजें अभी हमने देखी, एक तो आर्ग्यूमेंट देखा, एक हमने कंक्लूजन देखा और एक हमने, अब कंक्लूजन कुछ नहीं है, कंक्लूजन हमारा मेन आइडिया या मेन ओपिनियन, मेन क्लेम या मेन सजेशन है। तो जो भी चीज है, अब देखो आर्ग्यूमेंट हमारे सजेशन के तौर पे भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारे क्लेम के तौर पे भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारे ओपिनियन के तौर पे भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारा कुछ आइडिया के फॉर्म में हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर किसी बात के बारे में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो किसी भी चीज के बारे में हमारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ये हमारा पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है। अब उस चीज का जो तुम्हारा मेन जो चीज है उसमें आर्ग्यूमेंट में, उससे हमारा निकलता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हमारे दोनों तरह के हो सकते हैं, अब वो कंक्लूजन हमारा सही भी हो सकता है, वो कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रीमाइसेस क्या है हमारी, उसको हमें समझना होगा। द सपोर्टिंग रीजन दैट द ऑथर प्रोवाइड्स एंड हैज यूज्ड एज बेसिस फॉर द आर्ग्यूमेंट इज आर कॉल्ड प्रीमाइसेस और प्रीमाइस। तो जो आर्ग्यूमेंट में उसने यूज किया गया है, जो भी उसने सपोर्टिंग रीजंस उसमें यूज किए गए ना, जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है आर्ग्यूमेंट के अंदर, वही हमारे, यानी कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट में ही हमारा कंक्लूजन निकलता है और आर्ग्यूमेंट में ही हमारी प्रीमाइसेस निकलती है।
तो अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि क्या आर्ग्यूमेंट है और क्या प्रेमाइसेस है हमारे लिए। ठीक है, अब ये तो इनकी छोटी छोटी सी हमारी डेफिनेशन हो गई। तो हमने जो भी हमने पढ़ा है इसमें से सिर्फ हमें ये आइडिया लगा है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर ही हमारा छुपा हुआ था कंक्लूजन, और इसी के अंदर हमारा छुपा हुआ होता है प्रीमाइसेस। ठीक है, अब इनको कैसे फाइंड करते हैं, मेन कहानी वो निकल के आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। तो आगे देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत शानदार एग्जाम्पल लिया है। क्रिकेट की कहानी चल रही है, तो क्रिकेट की कहानी यहां पे मैंने ली है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको और थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, देखिए अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्रिकेटर है एक्स हैज परफॉर्म्ड डिसएस्ट्रोसली इन द लास्ट वर्ल्ड कप। यानी इसका मीनिंग सीधा सीधा निकल रहा है। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इसमें, जैसे हम लोग जब भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे या कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये पूरा का पूरा सीआर की जो स्किल होती है ना, ये पूरी तरह से यूज की जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि छुपी हुई चीज होती है, हमको पता नहीं होता है। तो अगर मीनिंग नहीं भी पता होगा तो भी हम उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, तो हम उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिंस देन in almost all the matches, his scores have been single digit run. This shows that he has consistently failed to perform. Therefore, he should be removed from the team. यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसे क्रिकेटर की बात हो रही है, यानी किसी एक टीम मेंबर की ऐसी की बात हो रही है जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना। और वो जो पूरा डेटा लिया गया है वो उसके लास्ट वर्ल्ड कप से लिया गया है, कि लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि यार कोई भी एक मिस्टर या फिर क्रिकेटर एक्स है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इन द बेसिस ऑफ क्या, कि उसका जो स्कोर है वो सिंगल डिजिट में जा रहा है। सो दिस शोज दैट ही हैज कंसिस्टेंटली फेल टू परफॉर्म, यानी कि वो अपना क्या कर रहा है, वो फेल होता जा रहा है। अगर हम बात करें विराट कोहली की, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, एज यू नो कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट अगर हम लास्ट के कुछ उसके मैचेस देखें ना, अगर हम ये 2022 वाला वर्ल्ड कप छोड़ दें जो अभी रिसेंटली चल रहा है, अगर हम इनके मैचेस छोड़ दें ना, तो काफी टाइम से उसकी सेंचुरी तक भी नहीं लगी थी, है ना। और कितनी बार वो गोल्डन डक हुआ है। तो हमें पता पड़ता है कि लाइक यार उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी कारणवश वो सही नहीं चल रही है। तो टीम ने या फिर मेंबर ऑफ आईसीसी ने या फिर बीसीसीआई ने ये सोचा कि लाइक इनको हम टीम में नहीं रखते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्योंकि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनके जो रन्स हैं वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में जा रहे हैं भाई। ठीक है, और वो अच्छा परफॉर्म करने में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। सो देयरफॉर ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। तो उनको यहां से टीम से हटाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि इनको हटा देना चाहिए। ठीक है, द above passage is an argument as we can clearly see that the author finally wants us to believe that the cricketer X should be removed from the team and he support this by providing relevant reason। तो देखो ऑथर ने क्या कोशिश की है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक का जो पैसेज है हमारा, ये पूरा का पूरा पैसेज जो है ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। ये हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट में ऑथर ने क्या कोशिश की है जानते हो। आर्ग्यूमेंट में कोशिश की है ऑथर ने कि उस पर्सन को टीम से हटा देना चाहिए, और उसको हटाने के लिए उसने कुछ रिलेवेंट रीजन भी दिए हैं, है ना। तो अब आर्ग्यूमेंट अगर है तो इसमें कंक्लूजन भी होगा, और कंक्लूजन के साथ साथ में इसमें प्रीमाइसेस भी होगी। बताइए यस और नो। तो उसने एक वैलिड रीजन भी दिया उधर पे, एक रिलेवेंट रीजन भी दिया कि क्यों इसको हटाना चाहिए भाई, क्योंकि उसका स्कोर नहीं बन रहा है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और लास्ट के पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा देखा गया, सिर्फ सिंगल एक मैच की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, लास्ट के पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम देखें पूरी सीरीज में तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो उसने रिलेवेंट रीजन भी दिया। तो कहीं ना कहीं जो ऑथर है ना वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, क्या, कि इस बंदे को हटा देना चाहिए, है ना। बताइए फटाफट, हटा देना चाहिए या नहीं। यानी कि यही तो कहानी है। ऑथर ने क्या बोला, द above passage is an argument as we can clearly see that the author finally wants us to believe that the cricketer X should be removed। यानी जैसे ही हमने पैसेज पढ़ा तो हमको इस पैसेज को पढ़ के क्या बिलीव हो गया, यार सिंपल सी बात है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको टीम में क्यों ही रखेंगे हम लोग। तो ऑथर इज ट्राइंग के लाइक हमें उस चीज पे भरोसा हो जाए, जो भी वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है तुमको कि तुम इस कंक्लूजन पे निकलो कि क्रिकेटर एक्स को हटा ही देना चाहिए। सो हैंस द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज क्रिकेटर एक्स शुड बी रिमूव्ड। बोलो फटाफट हाँ या ना। तो कंक्लूजन यही निकलता है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली उसको हटा देना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। तो भाई देखो कंक्लूजन हमें पढ़ते ही साथ ही समझ में आ गया ना, आर्ग्यूमेंट में ही छुपा हुआ था ये, और ऑथर ने हमें बताया भी उसके बारे में। ऑथर ट्राई कर रहा है भाई कि तुम उस चीज को खुद से फाइंड करो।
तो जैसे ही उसने जो भी पैसेज हमें दिया था उस पैसेज को पढ़ के हमें समझ में आ गया कि हाँ यार ये कंक्लूजन तो यही निकलेगा। तो कंक्लूजन वाली बात हमारी टिक हो गई भाई। अब बात आती है प्रीमिसेस की या फिर प्रीमाइसेस की। तो अब यहां पे क्या कहानी निकल के आती है उसको देखते हैं। तो द प्रीमाइसेस आर, अब जो प्रीमाइसेस हैं वो क्या है, वो भी इसी आर्गुमेंट में छुपी हुई है। अब वो क्या हो सकती है, क्रिकेटर हैक्स परफॉर्म। अब देखो जो भी हमने चीजें पढ़ी है ना, तो उसमें से हम कुछ चीजें अब इनके बारे में नहीं देखते, हम खुद से समझते हैं। तो एक तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेकार चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसके जो रन हो रहे हैं वो काफी सिंगल डिजिट में जा रहे हैं, सिंगल डिजिट में उसके रन जा रहे हैं। तो एक डेटा उसने ये दिया, एक डेटा उसने ये दिया हमें, और तीसरा डेटा उसने क्या दिया कि वो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, फेल हो रहा है ना। तो तीसरा डेटा उसने ये दिया। इसके अलावा जो चौथा डेटा उसने ये दिया था वो सीधा उसने अपना निर्णय सुनाया था, और उसने क्या बोला था कि ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। ये उसका ऐसा बिलीफ है, ये ऐसा सोचता है, और आपको भी ऐसा ही सोचने पे वो मजबूर करवा रहा है। तो उसने 3 वैलिड पॉइंट्स दिए कि ये चीजें क्या हैं। अब इन चीजों को समझो, ये जो पॉइंट्स ये दे रहा है, ये जो मेंशन कर रहा है पैसेज में, ये किसके बारे में कर रहा है, क्रिकेटर के बारे में तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये वैलिड रीजन बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लेयर में ये कमी है। तो इन कमी का जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा कि इस पर्सन को टीम से हटा देना है। तो प्रीमिसेस हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी प्रीमाइसेस तीनों, जो कि हमने यहां पे हाईलाइट करी है अंडर सर्कल। और कंक्लूजन क्या है कि उसको हटा देना चाहिए। तो पैसेज में अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी सेंटेंस में अगर वो आर्ग्यूमेंट है, तो उसका कंक्लूजन और उसकी प्रीमाइसेस फाइंड करना इतना ही इजी होता है और इतना ही कठिन भी होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। ऊपर ऊपर से मत बोलना, सच में समझ में आ रहा हो तो बताना मुझे। ओके अब नाउ, अब सेम अगर यही पैसेज दे दिया जाए और अगर तुमसे वो पूछे, लाइक ऑप्शन देके तुमसे पूछे कि व्हाट इज द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या कंक्लूजन हो सकता है ना। तो अगर वो बोल देगा कि ही इज कंसिस्टेंटली फेल्ड इन हिज परफॉर्मेंस, क्या ये कंक्लूजन है, तो दैट इज नॉट कंक्लूजन, दैट इज प्रीमाइसेस, है ना। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें हमारी काम करेंगी, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट, ये सारी चीजें जो मैंने अलग से हाईलाइटेड करके रखी हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। टू बी एबल टू डील विद एनी CR LR, CR मतलब हमारा क्रिटिकल रीजनिंग और LR लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि जो हमारे सिलॉग्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं ना, वो भी हमारे एक्चुअल में LR का पोर्शन होते हैं, उसमें भी हमारी लॉजिकल रीजनिंग लगती है, ठीक है। So, to be able to deal with any CR question correctly, one should identify the conclusion and the premises correctly. अगर आप किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर पहले ये स्किल होना चाहिए कि आप यहाँ पे कंक्लूजन और जो प्रीमाइसेस है ना, इनको आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अगर आपने इनको आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना, तो यानी कि आपने पूरा ये तरीका सीख लिया कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। बुझे? अब मेरा पेन बंद हो गया, बताइए फटाफट। यार ये अच्छी समस्या है यार, कैसे चलेगा अभी। ये इतना समझ में आ गया, बताइए मुझे एक बार। हाँ जी, फटाफट बताओ। यार अब मेरा तो पेन ही ना चल रहा है यार। इतना समझ में आ गया। अब रुक जाओ, इसका थोड़ा सा पेन का गड़बड़ हो रहा है, ये काफी दिनों बाद चला है ना ये, इसलिए थोड़ी सी समस्या आन पड़ी। चलो, कुछ भी अगर समस्या हो तो मुझे बताना, बाकी तो फिर ये अपन इसको ठीक कर लेते हैं, अभी हल हो जाएगा ये, ठीक। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज हमने पूरी समझ ली थी कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारी हो रही हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब देखो दिक्कत क्या होती है, अभी हमारा यही एग्जांपल चल रहा है, पूरी की पूरी अपने माइंड में यही सेटअप रखना। ये पूरा पैसेज जो अभी हमने यहां से यहां तक पढ़ा था, ये पूरा अपने दिमाग में रखना। इसमें प्रीमाइसेस हमने क्या देखी थी, एक तो ये वाला,
एक हमने देखा था कि लाइक इसके सिंगल डिजिट में जो रन्स बनना है ये वाला, और एक ये वाला, ये हमारी 3 प्रेमाइसेस हैं जो कि यहाँ पे लिखी हैं। और कंक्लूजन उसका क्या है, मतलब कंक्लूजन जो आर्गुमेंट का निकला था वो क्या निकला था कि ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द टीम। ठीक है भाई, अब देखिए अब आगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई स्टूडेंट में नाउ एज्यूम दैट, अब देखो अलग अलग तरह के स्टूडेंट और उनकी अलग अलग तरह की थिंकिंग होती है। ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके साथ में और भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग क्या निकल के आ रही है इसके रिस्पेक्ट में वो देखो। अब सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स की थिंकिंग किस तरह से काम करती है और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में इस पूरी स्क्रीन पर लिखा गया है। देखो, आई स्टूडेंट में नाउ assume that the first sentence or the first few sentences of the paragraph are the premises and the last sentence of the paragraph is the conclusion। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हम लोग को इजीली क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस में हमें प्रीमाइसेस दिया था और लास्ट वाले सेंटेंस में हमें क्या दिया था, कंक्लूजन दिया था। तो ये तो सर काफी इजी हो गया ना। तो पहले उसने कुछ अपने स्टेटमेंट्स में क्या दिए, अजम्पशन दिए, है ना। अब देखो अजम्पशन वर्ड आए ना, तो अजम्पशन के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि कुछ अपने यहाँ पे उसने स्टेटमेंट्स दिए, कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स बताए उसने, और उसके द्वारा वो सारे स्टार्टिंग में ही बताए थे, और लास्ट में उसने कंक्लूजन बता दिया कि लास्ट में ये कहानी हमारी हो रही है। ठीक है भाई, तो अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि नाउ आ स्टूडेंट में नाउ एज्यूम दैट द फर्स्ट सेंटेंसेस या फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ आर द प्रीमाइसेस एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज द कंक्लूजन as is the case in the example given above, जो भी हमने अभी पढ़ा है। well it need not to be so, मतलब ये जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। remember the paragraph is just the physical representation of the argument which is not a thought process, sorry which is a thought process। मतलब क्या है कि जो पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस का या फिर जो भी सीक्वेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिया गया है जिससे थोड़ा सा पढ़ने वाले को अच्छा लगे, थोड़ा सा कनेक्टिंग लगे। सो दिस इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच इज अ थॉट प्रोसेस। जिस तरह से उस ऑथर ने सोचा उस तरह से उस चीज को लिख दिया। मैं अगर सोचूंगा तो मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा। सो द आर्ग्यूमेंट अबव कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड एज फॉलो। तो जो मेन आर्ग्यूमेंट हमें यहां दिया गया था, इस आर्ग्यूमेंट को ऑथर और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है हमारे सामने, उसकी बात करते हैं हम। तो एक ये वाला है, देखो आई थिंक क्रिकेटर एक्स, अब वही आर्ग्यूमेंट चल रहा है लेकिन अब अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो I think cricketer X should be removed from the team as he has consistently failed to perform. Okay. Take for instance, अगर उसके एग्जाम के मतलब उसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें, his वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस which was disastrous और the matches later इन द, मतलब जो भी उसके मैचेस उस वर्ल्ड कप में हुए हैं और उसके बाद जो भी मैच हुए उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और उसने उस दर पे काम बिगाड़ा ही अपना पूरा। इन विच ही स्कोर सिंगल डिजिट रन्स। अब देखो इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट में, हमें कहीं पे भी उसके बारे में नहीं लिखा है कि उसको रिमूव करना है। हमें कहीं पे भी लिखा है क्या कि हम उसको रिमूव करना चाहते हैं? बताइए, कहीं पे लिखा है? हाँ लिखा है, लेकिन कहां लिखा है? ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया उसने। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हमें यहाँ पे जो पहले स्टार्टिंग के फ्यू सेंटेंसेस में जो दिया है वो प्रीमाइसेस है एंड देन जो लास्ट में दिया है वो कंक्लूजन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आई थिंक क्रिकेटर एक्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। सो दिस इज द कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, ये हमारा कंक्लूजन है। और बाकी जो फिर 3 पॉइंट्स है हमारे, दिस दिस एंड दिस, ये हमारे क्या है, ये इसके प्रीमाइसेस हो जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि लाइक लास्ट में जो चीज दिखी गई होगी, लिखी गई होगी, वो हमारा प्रीमाइसेस हो, कंक्लूजन हो गया और स्टार्टिंग वाली हमारी प्रीमाइसेस हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ वेल द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज मेंशन इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड द प्रीमाइसेस एज फॉलोज। यानी कि प्रीमाइसेस जो है वो हमारी बाद में दी गई है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे को सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से निकल के आएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंक्लूजन को और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग प्रीमाइसेस को। तो इनके कुछ रूल भी होते हैं, इनको समझने के लिए कुछ चीजें भी होती हैं जिससे आप अपनी स्किल को बेटर कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नाउ सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कि लाइक वो इस तरह से भी अपना आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। और किस तरह से वो अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक हमें ये दिया गया है। नाउ लुक एट दिस, वेल क्रिकेटर एक्स हैज कंसिस्टेंटली फेल्ड टू परफॉर्म एंड सो आई थिंक ही शुड बी रिमूव्ड। तो देखो यहां पे अगर मैं देखूंगा ना तो पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वही का वही सेंस है, पूरा हमें समझ में तो आ गया है। तो यहां पे पहली प्रीमाइसेस हमारी ये निकली, ठीक है। दूसरी प्रीमाइसेस हमारी यहां पे है ही नहीं, दूसरी हमारी निकली है ये वाली, और तीसरी हमारी निकली है ये वाली।
और जबकि कंक्लूजन हमारा बीच में फंसा है। समझ में आ रहा है? तो पहला जो हमने इसका प्रेजेंटेशन देखा तो उसमें हमें क्या देखने को मिला कि पहले हमारी प्रीमाइसेस है एंड देन हमारा क्या है, देन हमारा कंक्लूजन है जो कि लास्ट में दिया गया है। ठीक है, जबकि अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे हमारा पहले कंक्लूजन दे दिया, देन हमारी क्या दे दी, प्रीमाइसेस दे दी। ओके, जबकि लास्ट में अगर हम देखते हैं तीसरे वाला तरीका जो उसका है, और इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से ये बता सकता है, तो इसमें मैं क्या देखता हूं, पहले प्रीमाइसेस फिर कंक्लूजन फिर प्रीमाइसेस फिर कंक्लूजन फिर प्रीमाइसेस। ठीक है, एक से ज्यादा कंक्लूजन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रीमाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, नाउ द कंक्लूजन इन द अबव आर्गुमेंट फॉलोज द फर्स्ट प्रीमाइसेस, द अदर प्रीमाइसेस फॉलो द कंक्लूजन। तो पहले हमारा क्या है, प्रीमाइसेस है, देन कंक्लूजन है, देन उसके बाद हमारा क्या है, फिर से प्रीमाइसेस है। हेंस वन शुड बी केयरफुल इन द आइडेंटिफाइंग द कंक्लूजन एंड प्रीमाइसेस। बुझे? तो ऐसे नहीं कि जो स्टार्टिंग में दिया है वो हमारा प्रीमाइसेस हो गए एंड देन जो लास्ट में दिया है वो हमारा कंक्लूजन हो गया। गॉट इट? बताओ भाई फटाफट। तो ये चीज तो हमारी होगी सतर्क रहने की, तो इस तरह से हम लोग सतर्क रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब अगला देखिए, अगला क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहां है कंक्लूजन। अभी तो हम लोग ने पढ़ लिया था तो हमको समझ में आ गया कि ये कंक्लूजन है, ये हमारा प्रीमाइसेस है ना। और दूसरा स्लाइड पे अगर हम देखेंगे तो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रीमाइसेस, कि हम लोग प्रीमाइसेस कैसे फाइंड करेंगे कि भाई ये प्रीमाइसेस है करके। बुझे? चलो, सो कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए पूरे यहां पे ये नियम दिए गए हैं, और कैसे करेंगे वो भी हम लोग इधर पे पढ़ेंगे। देखिए, as we have seen above, identifying the conclusion of the argument should be the first step. There may sometimes be indicators. तो कुछ indicators word होते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा conclusion है, that indicate that what follows in is a conclusion. Consider this: cricketer X has consistently failed to perform, therefore he should be removed from the team. तो जो भी हमने आर्गुमेंट पहले देखा था ना, अब देखो यार वो फेल, अगर वो अपनी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट द कंक्लूजन। पढ़ने पे ही समझ में आता है, दिस इज नॉट द कंक्लूजन। ये अगर ऑथर बोल रहा है तो ये कुछ ना कुछ सपोर्टिंग है, ये कुछ ना कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, और सपोर्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वही हमारी प्रीमाइसेस होती हैं। आर्गुमेंट हो गया पूरा पैसेज, आर्गुमेंट में से दो चीजें निकलनी है, कंक्लूजन एक प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस वो होते हैं जो उसके आर्गुमेंट को या कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि क्यों इसको ये कंक्लूजन करना चाहिए, क्यों ये आर्गुमेंट है यहां पे जाके कंक्लूड होगा। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं, वो जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रीमाइसेस होते हैं। सो समटाइम्स क्या होता है कि लाइक बी इंडिकेटर्स वर्ड दैट इंडिकेट दैट व्हाट फॉलोज इज अ कंक्लूजन। कंसीडर क्या करना है कि क्रिकेटर एक्स हैज कंसिस्टेंटली फेल्ड टू परफॉर्म, देयरफॉर। मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो देयरफॉर वाला जो बीच में हमारे पास शब्द आया, इसने हमें बता दिया कि भाई अब क्या होना चाहिए इसके बाद, है ना। तो अगर ये फेल हो रहा है, अगर ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई फिर इसको हटा ही देना चाहिए ना। अब जैसे मान के चलो कि मेरे घर वाले मेरे को डांस एकेडमी में डाल दें, है ना, और मैं डांस सीख ही ना पाऊं। मैं पिछले 3 साल से लगा हुआ हूं, 3 साल से वो मेरे को डांस सिखाने के लिए एकेडमी में डाले हुए हैं, मैं डांस सीख ही नहीं पाया। तो अब मेरे घर वाले क्या करेंगे, चौथी साल फिर से करवाएंगे, हो सकता है 5वीं साल, क्या वो जिंदगी भर करवाते रहेंगे? नहीं। तो वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे तो निकलेंगे ना। वो कंक्लूजन पे क्या निकलेंगे कि यार इसको हटा देना चाहिए यहां से, इसको कुछ और करवाना चाहिए। तो 2 चीजें निकल के आई, क्या इसको कुछ और करवाना चाहिए, और एक चीज क्या कि इसको यहां से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो 2 तरह के कंक्लूजन हो गए हमारे पास, या तो इसको कुछ और करवा दो तुम भाई, या तो फिर इसको इधर से हटा दो। तो मोर और लेस यहां पे अगर इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है तो इसके सपोर्टिंग रीजन क्या है कि क्यों हटा लो और क्यों इससे कुछ करवा लो, क्योंकि ये अच्छे से सीख ही नहीं पा रहा है यार, इसके अंदर वो चीज है ही नहीं, ये सीखना चाह नहीं रहा, या तो ये सीख नहीं पा रहा है, या फिर ये मेहनत नहीं कर रहा है। सो दीज आर द सपोर्टिंग पॉइंट्स जो इन चीजों को क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। बुझे? बताओ फटाफट से। ओके, नाइस। आगे देखते हैं। इन द अबव आर्गुमेंट द ऑथर सेड देयरफॉर ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। हियर देयरफॉर, देखो इसके बारे में मैं बता रहा था ना, हियर देयरफॉर क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही शुड बी रिमूव्ड। तो इस देयरफॉर कंजंक्शन होता है ये जो भी ये हमारा इंडिकेटर्स एज अ इंडिकेटर मानेंगे इसे। तो देयरफॉर ने क्या किया है, पूरा इंडिकेट कर दिया कि इसके बाद जो भी चीज है ना वो हमारा कंक्लूजन आ गया कि ही शुड बी रिमूव्ड इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट। अदर कंक्लूजन इंडिकेटर्स आर, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, क्या, हैंस, दस, क्लियरली, है ना।
तो ये अगर हमें दिखता है, हैंस दिख जाए, दस दिख जाए, क्लियरली दिख जाए, इन कंक्लूजन दिख जाए, अब इन कंक्लूजन तो डायरेक्टली पता पड़ जाएगा, फाइनली, दैट इज वाई, फॉर दिस रीजन, किस रीजन की वजह से, कुछ रीजन वो मेंशन करेगा, जो भी रीजन वो मेंशन कर रहा है वो सारे के सारे रीजन हमारे प्रीमाइसेस हो गए, तो फॉर दिस रीजन दिस पर्सन हैज टू बी रिमूव्ड या शुड बी रिमूव्ड, तो यहां पे फॉर दिस रीजन या इट फॉलोज दैट या देन एटसेट्रा, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली बता देंगे पैसेज को पढ़ते ही साथ या फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि भाई हाँ यार ये तो कंक्लूजन है हमारा इसके बाद की जो भी चीज है। तो इसके अलावा जो चीजें हैं वो हमारी प्रीमाइसेस हो गई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कैरी दो चीजों को करता है, एक तो हमारा प्रीमाइसेस और एक हमारा कंक्लूजन। नाइस, बताओ फटाफट। ओके सो अब इतना करने के बाद भी कुछ चीजें और निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं? हाउ एवर यू मे नॉट ऑलवेज बी सो लकी, देन वॉट विल यू डू, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह ये सारी चीजें मिले ही, अगर मिलती हैं तो आप तो भाई लकी हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है ये सारी चीजें मिले, और अगर ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? सो दैट देन व्हाट विल वी डू? डोंट वरी, यू सिंपली आस्क द ऑथर व्हाट he's trying to tell you finally. The answer to the question is the conclusion. तो तुम ऑथर से पूछो क्या, कैसे पूछोगे क्या? अब मान के चलो ये पूरा हमारा क्या चल रहा था, ये पूरा का पूरा हमारा चल रहा था आर्ग्यूमेंट, यहां पे बताता हूं। अब आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है हमारा यहां से लेके यहां तक। अब मैं ऑथर से पूछता हूं क्या, कि अब क्या किया जाए? अगर वो तुम्हारा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया लास्ट वर्ल्ड कप में, अगर वो अच्छे से तुम्हारा उसके रन नहीं बन रहे हैं अच्छे से, अगर वो फेल हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस में, तो बताइए विराट कोहली का क्या करना चाहिए? तो वो बताएंगे ऑथर आपको, या तो इनको हटा देना चाहिए, या तो इनको ओडीआई से हटा देना चाहिए, या फिर इनको टी20 से हटा देना चाहिए, या फिर इनको किसी एक फॉर्मेट में रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये चाहिए, और ये जो करना चाहिए यही तो हमारे कंक्लूजन है। तो जब भी अगर आपको ये कुछ ऐसे मेंशन्ड वर्ड अगर नहीं मिलते हैं वहां पे, तो हमें अपने ऑथर से पूछना है, यानी हमें उस आर्ग्यूमेंट से डायरेक्टली पूछना है कि भाई क्या चाहते हो फिर, अगर ऐसा हो गया है सो व्हाट वी शुड डू, है ना? क्लियर हुआ? तो अब क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, और ऑप्शंस की हेल्प से उस पैसेज को पूरा का पूरा वेरीफाई करना है, एंड देन उसके बाद आंसर निकालना है। और मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इस चीज में माहिर होते जाओगे। बिना प्रैक्टिस के ये चीज कभी सीख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल। बिना इसको, सिर्फ इसको पढ़ने से अगर आप सोच रहे हो कि क्रिटिकल रीजनिंग हो जाएगा, नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको यहां पे चीजों को समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहला मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है इनकी सारी चीजों को समझना, जो कि आप काफी अच्छे से समझ पा रहे हो, और आई थिंक मैं भी काफी अच्छे से समझा पा रहा हूं। और दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि लाइक मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, सीरियसली। मैंने इसके पहले कभी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा है, एंड आई डोंट नो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मेरे को ये भी नहीं पता अभी। बट मेरे को इतना पता है कि लाइक हाँ, कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आप तक आपके दिमाग तक जा रहा होगा, बस। बुझे? चलो भाई, अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलो बढ़िया है फिर तो, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा यू आर एंजॉइंग, चलो बढ़िया है यार। अगला देखते हैं भाई। तो आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? कुछ इंडिकेटर्स का सहायता ले लो, अगर उसमें अगर इंडिकेटर्स हैं तो वो आपको क्लियरली बता देंगे भाई इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। हैंस, दस, क्लियरली, इन कंक्लूजन, फाइनली, दैट इज वाई, फॉर दिस रीजन, इट फॉलोज, देन, है ना, देन के बाद एटसेट्रा, यानी और भी बहुत सारे हमारे होते हैं। सो समटाइम्स वी आर नॉट लकी, लाइक अगर कभी कभी अगर हमें ये मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हमें डायरेक्टली क्या पूछना है ऑथर से कि अब क्या करना चाहिए। ओके सर, अगर ऑप्शन मैच नहीं किया तो क्या करेंगे? देखो, ऑप्शन मैच नहीं किया, दिस इज द अनदर थिंग। उसके लिए जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, तब आएगा ना मजा। तो पहले सबसे मेन चीज क्या होती है? देखो, अर्थमेटिक का भी अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया हमेशा आपको, कि जो भी हमारी चीज वहां पे दी गई है, मतलब जो भी उस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकता है, वो होता है हमारा क्या? कंसेप्ट, और उसके मेथड्स और उसके रूल्स।
सिमिलरली जब हम कोई डीआई या पजल करते हैं तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम किसमें दिया करो, डायरेक्शन पे, चार्ट्स पे, एंड देन फिर उसके बाद नोट या फिर अलग से कुछ चीजें दी गई हैं तो उसे, देन फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसी भी चीज को करने का सही तरीका क्या होता है, उसके सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके अंदर दिमाग में ये चीजें रहेंगी, हाँ इतनी इतनी चीजें होती हैं और इतनी इतनी चीजों में मैं ये टाइप का सोचना है, दैट्स इट। अच्छा आगे आते हैं। सो कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो आगे क्या है भाई। अब भाई कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने का तरीका तो बता दिया हमको। अब अगर मेरे को प्रीमाइसेस अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या करूंगा मैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रीमाइसेस। सो यू मे हैव प्रीमाइसेस इंडिकेटर्स। तो प्रीमाइसेस के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं भाई। क्या इंडिकेटर्स होते हैं? वर्ड्स that indicate that what follows is a premises. Look at the following. Because cricketer X has consistently failed to perform, he should be removed from the team. अब हम पूछेंगे क्या, अब यहां पे जैसे उसमें, अब इसका मेरे को नहीं पता आगे जाके ये क्या बोलेगा। यहां पे मैंने पूछा था इससे, तो अब क्या करना चाहिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल देसी तरीका है। अब क्या करना चाहिए, तो ये जो भी इसका उत्तर निकलेगा या जो भी इसका आंसर निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीमाइसेस की बात करें ना, तो इस सेंटेंस को पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा कि ऑथर से तुमको पूछना क्या है। बिकॉज क्रिकेटर एक्स हैज कंसिस्टेंटली फेल्ड टू परफॉर्म, ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। ऑथर से पूछ लो एक बार कि उसको टीम से हटा क्यों रहे हो, पूछो एक बार। ऑथर से पूछो कि तुम इसको टीम से हटा क्यों रहे हो विराट कोहली को, तो ऑथर बताएगा कि क्यों हटा रहे हैं। तो जब भी तुम ऑथर से पूछोगे ना कि क्यों, वाई, तो जो वाई का आंसर निकलेगा ना वही हमारी प्रीमाइसेस होती हैं। बोलो जय श्री राम, समझे। तो इन द एग्जाम्पल अबव द वर्ड बिकॉज क्लियरली इंडिकेट्स द क्रिकेटर एक्स हैज कंसिस्टेंटली फेल्ड टू परफॉर्म, सो दिस इज द प्रीमाइसेस, ओके। Hence, word like because, as, since, due to, on the basis of, based on the fact that, या etc. are premises indicators. तो ये तो हो गए हमारे क्या indicators। ये तो सारे indicators हमारे ऐसे हैं जो premises को हमारे क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई ये premises है हमारी। लेकिन अगर हम फिर से इस पे जाएं तो हमें यहाँ पे ना तो because लिखा था इसके स्टार्टिंग में, और ना ही यहाँ पे therefore। यहाँ therefore जरूर लिखा था, बट जब हमने इसको दूसरे तरीके से समझा था तो ना तो यहाँ पे because है और ना ही यहाँ पे हमारा therefore है। तीसरे वाले को देखेंगे तो ना तो हमारा यहाँ पे because है और ना ही हमारा यहाँ पे therefore है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम कैसे पूछ रहे हैं उससे कि भाई अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, चलो मैंने मान लिया, उसने क्या किया है, रन उसके सिंगल डिजिट में बन रहे हैं, मान लिया, तो अब क्या करना चाहिए। तो ऑथर ने बताया आई थिंक क्रिकेटर। अब ये ऑथर बोल रहा है ये चीज, ये आप नहीं बोल रहे हो, जब पढ़ रहे हो आप तो ये ऑथर की प्रेजेंटेशन है ये। तो ऑथर बोल रहा है कि आई थिंक क्रिकेटर एक्स शुड बी रिमूव्ड। अच्छा तो ये करना चाहिए, सो दिस इज द कंक्लूजन, है ना। अच्छा अब इसने बोला है आई थिंक क्रिकेटर एक्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। अब मैं पूछूंगा इससे भाई क्यों रिमूव कर रहे हो, वाई, तो उसका आंसर क्या निकलेगा, क्योंकि यार देखो यार विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सिंगल डिजिट में रन बन रहे हैं, इसलिए उसको रिमूव कर रहे हैं। अच्छा क्योंकि, इसीलिए मैंने पूछा आपसे क्रिकेटर एक्स को आप क्यों हटा रहे हो टीम से, तो ऑथर ने झट से आंसर दिया क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, रन नहीं बन रहे हैं, और लास्ट वर्ल्ड कप में देखा था उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल गड़बड़ा गया था। अच्छा इसलिए निकाल लो, हाँ जी इसलिए निकाल लें। इसलिए ये जो हमारा इंडिकेटर बना है यहाँ पे प्रीमाइसेस का, वो बिकॉज से स्टार्ट हुआ है, समझे। क्योंकि जैसे ही आपने पूछा ना क्यों हटा रहे हो इसको, तो उसने बोला क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर वो बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट या लास्ट वर्ल्ड कप, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, समझ रहे हो। तो ये सारी हमारी प्रीमाइसेस हो जाएंगी। अगेन इफ देयर आर नॉट सच इंडिकेटर्स, अगर ऐसे इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, सो आस्क आफ्टर फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द कंक्लूजन। सबसे पहले तुमको कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान के चलो कि तुमने कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर लिया। देखो आर्ग्यूमेंट में दो चीजें छुपी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, एक तो हमारी प्रीमाइसेस है और एक हमारा कंक्लूजन है। अब आपने प्रीमाइसेस तो निकाल ली, अब कंक्लूजन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट में से जो भी दिया गया ना उससे पूछो एक बार कि प्रीमाइसेस आपको पता पड़ गई। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं तो अब क्या करना चाहिए। तो क्या का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। अब मान के चलो कि आपने कंक्लूजन तो पहले निकाल लिया, अब आपको प्रीमाइसेस नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, उस आर्ग्यूमेंट से या पूरे पैसेज से एक बार पूछोगे कि ये जो कंक्लूजन आया है ये क्यों आया है, तो वो बताएगा उसका आंसर ये क्यों आ रहा है।
तो क्यों का आंसर जो भी निकलेगा वो हमारी प्रीमाइसेस निकलेंगी. सो व्हाट द ऑथर्स बेसिस फॉर द कंक्लूजन इज, और हाउ ही कैन से दैट, और व्हाई ही सेज दैट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन आर प्रीमाइसेस. यानी कि इस वजह से, इसलिए, इस कारणवश मेरे को ये करना पड़ रहा है, मेरे को इसको हटाना पड़ रहा है टीम से. कौन से कारणवश? वो जो कारण है वो हमारा प्रीमाइसेस है. इस वजह से कौन सी वजह? वो जो वजह है वो हमारा प्रीमाइसेस है. समझ में आया? तो ये ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्रीमाइसेस को. राहुल कुमार, समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. यहां तक क्लियर हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं प्रीमाइसेस को और कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं कंक्लूजन को. तो आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड जो भी दो चीजें हमारी थी उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहां पे समझ लिया है. सभी लोग बताएं यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं भाई. आगे क्या कहानी है? आगे आ जाओ. अब ये वाली स्लाइड आई थिंक 2 बार आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं. अब देखो बेसिक्स ऑफ अजम्पशन. अब अजम्पशन भाई क्या कहानी है? देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हमारा आर्ग्यूमेंट पूरा होता है पैसेज या फिर वो क्वेश्चन. क्वेश्चन एक तरह से आर्ग्यूमेंट समझ लो कि जो भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर भी हो सकता है, पैसेज फॉर्म में भी हो सकता है. तो वो हो गया हमारा क्या? आर्ग्यूमेंट. यानी कि एक तर्क जिसके ऊपर पूरी बात चल रही है, जिसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही है. दो चीज होती है हमारी उस तर्क में छुपी हुई. एक होता है हमारा क्या? कंक्लूजन, और एक होता है हमारा प्रीमाइसेस. तो वो दोनों के बारे में हम लोग तीनों की चीजों के बारे में समझ लिए. काफी अच्छे से हमें सारी चीजें समझ में आ गई. अब एक नई चीज आती है अजम्पशन. सो अजम्पशन के बेसिक्स क्या होते हैं उनको समझते हैं अब हम लोग. आ जाओ. सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अजम्पशन. वी ऑलरेडी नो व्हाट अ प्रीमाइस. तो प्रीमाइस क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं. हाँ या ना? जो भी पूछता जाऊं कमेंट सेक्शन में बताते जाना जल्दी से. देखो एक समा बंधेगा ना तभी आप लोग समझ पाओगे. आपका मेरे साथ कनेक्शन होना चाहिए. जो मैं बोल रहा हूं या जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो प्रीमाइस जो निकाली जाती है, या हमको बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज द प्रीमाइस. प्रीमाइस क्या है? जिस वजह से कंक्लूजन है वही हमारी प्रीमाइस है ना? तो वी ऑलरेडी नो व्हाट अ प्रीमाइस इज. अ रीजन द ऑथर प्रेजेंट इन द आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द कंक्लूजन. तो यही चीज पहले बोली गई थी. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप सिर्फ ये लाइन पढ़ोगे ना तो प्रीमाइस का मतलब नहीं समझ पाओगे. लेकिन जब आप जैसी जैसी क्लास आगे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे अपन इसको खोलते जाएंगे ना चैप्टर को, वैसे आपको पता पड़ता जाएगा कि हाँ यार ये प्रीमाइस होती क्या है एक्चुअल में. व्हाट इज द प्रीमाइस, वो अब आपको समझ में आए कि प्रीमाइस है क्या. तो अब आपने सेम वही लाइन अगर आपने यहां पढ़ी गया है ना तो आप यहां समझ जाओगे. So we already know what a premise is. A reason the author present in the argument in support of his conclusion. तो जो भी conclusion वो argument में दे रहा है उसको सपोर्ट करते हुए जो भी रीजन है, यानी वो कंक्लूजन क्यों निकला, किस वजह से निकला, तो जो वजह है वो जो क्यों का आंसर है ना वही हमारी प्रीमाइस है, आर्ग्यूमेंट के अंदर है. वेल व्हाट इफ द ऑथर टेक्स द सपोर्ट ऑफ अ रीजन बट डज नॉट मेंशन इट. मतलब कि अगर वो वहां पे तुम्हारा कंक्लूजन तो छपा दे, मतलब कंक्लूजन तो दे दे, कंक्लूजन तो दे दे, बट उसके सपोर्ट में कोई भी रीजन ना दे, मतलब मेंशन ना करे. सो इज दैट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट है और उसमें डायरेक्ट हमारा कंक्लूजन दिया गया है, उसमें कोई भी प्रीमाइसेस नहीं है. अब देखो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है तो हमें यह पता पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ. कंक्लूजन क्या होता है? जो भी चीज हुई ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो क्यों का आंसर हमें मिलता है वही हमारा प्रीमाइस होती है. लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें डायरेक्ट कंक्लूजन है लेकिन प्रीमाइसेस जो है या उसके जो सपोर्टिंग रीजन है ना वो उसने मेंशन ही नहीं किए, है ना? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो चलो आओ देखते हैं. लेट्स सी. कंसीडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट. ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट है. अब बैंकिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, सिंगल लाइन वाले, है ना? सिंगल लाइन वाले भी आते हैं और पैसेज फॉर्म में भी आते हैं. तो इसको समझते हैं. सो राम इज अ मेंबर ऑफ एबीसी क्लब, हैंस ही मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा. सो राम क्या है भाई? एबीसी क्लब का मेंबर है, हैंस ही मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा. यानी राम एबीसी क्लब का मेंबर है, सो दैट इज वाई, या फिर हैंस
उसको वो जो स्टूडेंट है वो सैनिक स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, ऐसा उसने आर्ग्यूमेंट दिया। ये ऑथर बोल के भाग गया। अब तुम पता कर लो भाई क्या पता कर रहे हो। सो कंक्लूजन क्या है इसमें? कंक्लूजन हमें क्लियरली दिख जाएगा क्या? हैंस के बाद लगा हुआ है ना, ये हैंस के बाद लगा हुआ है, तो कंक्लूजन तो हमें पता पड़ गया कि ही मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा, यानी कि राम मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल ऑफ सतारा। तो देखो आर्ग्यूमेंट हमें दिया गया था, चेक हो गया, कंक्लूजन हमें निकाल लिया, ये भी चेक हो गया। बट व्हाट इज द प्रीमाइस? प्रीमाइस क्या है? तो प्रीमाइस हम सोचते हैं थोड़ा सा, एंड द प्रीमाइस इज राम इज अ मेंबर ऑफ एबीसी क्लब। तो हमने सोचा कि भाई चलो ये हमारी प्रीमाइस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने तुमसे पूछा, अब देखो प्रीमाइस हमारी कैसे निकलती है? प्रीमाइस हमारी निकलती है वाई का आंसर, ओके यही पढ़ा था हमने। और कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है? व्हाट का आंसर। बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में, यही पढ़ा था अभी हम लोग ने पीछे, है ना? यही पढ़ा था। तो जैसे ही हमने इस पूरे आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर लिया, है ना, हमने क्या कर लिया? कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं इस आर्ग्यूमेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन पूछता हूं मैं? भाई राम, इसने कंक्लूजन बोला है कि राम मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा। मैं पूछता हूं इससे क्वेश्चन कि भाई राम जो है वो सैनिक स्कूल का स्टूडेंट क्यों है? बताओ क्यों है? क्या आप बता पा रहे हो क्यों है? अगर आप क्यों का आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो यानी कि यहां पे प्रीमाइस जो है वो आप डायरेक्टली बता नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर वो इसीलिए हमारा सैनिक स्कूल का छात्र है या स्टूडेंट है क्योंकि वो एबीसी क्लब का मेंबर है। अच्छा, अब ये हमारा प्रीमाइस हो तो गया, लेकिन ये एक्चुअल प्रीमाइस हमें लग नहीं रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि अगर वो एबीसी क्लब का मेंबर है तो वो स्टूडेंट होगा सैनिक स्कूल का, है ना? जरूरी नहीं है, बट ये प्रीमाइस लग तो रहा है क्योंकि एक्चुअल में यही प्रीमाइस है। तो एंड द प्रीमाइस इज राम इज अ मेंबर ऑफ एबीसी क्लब। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? अब प्रीमाइस से मैं क्या पूछता हूं? प्रीमाइस से मैं पूछता हूं क्या, तो क्या का आंसर यानी व्हाट का आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? वो कंक्लूजन होता है। सो अगर मैं डायरेक्टली यहां पे ऐसे पढ़ूं, राम इज अ मेंबर ऑफ एबीसी क्लब, ये प्रीमाइस है मेरे लिए। मैं इससे पूछता हूं भाई अगर राम एबीसी क्लब का मेंबर है तो अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? वो स्टूडेंट होगा फिर हमारे स्कूल का, उसका सैनिक स्कूल का स्टूडेंट होगा, और क्या करना चाहिए? हाँ, अगर वो एबीसी मेंबर है एबीसी क्लब का तो क्या होगा? क्या होगा? क्या करें? अब क्या ज्ञात होता है इस चीज से? उससे यह ज्ञात होता है कि ये हमारा सैनिक स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए। अच्छा, तो अभी ये जो प्रीमाइस है या जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, बट इनका जो कनेक्शन है ना वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। बोलो फटाफट हाँ या ना। सॉरी, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमने पिछले वाले पैसेज में देखा था उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं आ रहा है इनका, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं। हाउएवर, if we carefully observe, we notice that the premise provided by the author by itself is not sufficient to arrive at the conclusion। जैसा कि मैंने आपसे बात बोली है ना, जैसे कि मैंने आपसे बात बोली है कि जो कंक्लूजन है जो ऑथर ने यहां पे प्रीमाइस दिया है, वो प्रीमाइस पूरी तरह से सपोर्ट कर ही नहीं रही है कंक्लूजन को, क्योंकि प्रीमाइस जो होती है वो एक रीजन होती है जिसकी वजह से कंक्लूजन हुआ है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है। सो दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। क्या मिसिंग है भाई? There is an idea that the author took support of but did not mention। मतलब उसने यहां पे कुछ चीज छुपा रखी है, और वो क्या छुपा रखी है? क्योंकि अब हम लोग बेसिक किसका पढ़ रहे हैं? अजम्पशन का पढ़ रहे हैं ना। तो अजम्पशन में वो क्या करता है कि कंक्लूजन तो वो तुमको दे देगा आर्ग्यूमेंट का, बट जो एक्चुअल उसका रीजन है ना वो उसको मेंशन नहीं करता है वहां पे, वो उसको मेंशन नहीं करेगा वहां पे। सो देयर इज एन आइडिया दैट द ऑथर टुक सपोर्ट ऑफ, लेकिन उसने क्या किया है यहां पे कुछ ऐसी मेन चीज है जो उसने यहां पे यूज तो करी है, उसने यहां पे यूज की है, उसका सपोर्ट भी किया है, बट उसने यहां पे मेंशन नहीं किया है ना। इन दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट लुक एट द फॉलोइंग, इसको पढ़ते हैं। राम इज अ मेंबर ऑफ द एबीसी क्लब, ऑल द मेंबर ऑफ एबीसी क्लब आर द स्टूडेंट ऑफ द सैनिक स्कूल सतारा। यानी कि उसने जो यूज किया है वो ये चीज है जो उसने मेंशन नहीं की है, ये उसने अपने दिमाग में रख ली, समझे? ये उसने अपने क्या रख ली? दिमाग में रख ली। ऑल द मेंबर्स ऑफ एबीसी क्लब आर द स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा, और उसके आगे आएगा तुम्हारा कॉमा लग के क्या कि राम इज अ मेंबर ऑफ एबीसी क्लब, हैंस ही मस्ट बी द स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा। नाउ इट्स क्लियर।
है ना। नाउ इट्स क्लियर, क्योंकि अब हमें पता पड़ गया कि राम जो है वो सैनिक स्कूल सतारा का स्टूडेंट क्यों है। अब हमने जैसे क्यों पूछा तो हमने क्यों का आंसर इधर पे प्राप्त कर लिया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ एबीसी क्लब, जितने भी एबीसी क्लब के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे कौन होते हैं, सैनिक स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। क्या राम हमारा एबीसी क्लब का मेंबर है? हाँ, दिया तो गया हमें स्टेटमेंट में, दिया तो गया हमें आर्ग्यूमेंट में। पूछे, बताओ फटाफट। सो आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली स्टेटमेंट। ओके, जिस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसके ऊपर हेडिंग। आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। आगे देखो, hence he must be a student of सैनिक स्कूल सतारा। now the argument is complete। जैसा कि मैंने तुमसे बोला, जैसा कि मैंने तुमसे बोला कि अगर ये चीज वो ऐड कर देता और फिर उसके बाद अगर ये आर्ग्यूमेंट होता तो हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। सो वी क्लियरली सी दैट द आइडिया दैट द ऑथर टुक सपोर्ट ऑफ बट डिड नॉट मेंशनड is all the members of the club are student of the सैनिक स्कूल सतारा। यानी उसने ये वाली जो चीज है ना, इसका यूज तो किया है उसने, बट उसने इसको मेंशन नहीं किया। सर ये हमें खुद से समझना होगा। देखो धीरे धीरे समझते जाओ सर। इसमें सर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब देखो मेरी रीडिंग आपको पता है ना, मेरी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इंग्लिश में जब भी मैं स्कोर करता हूं ना, अभी अगर मैं बोलूं तुमसे तो मेरा आराम से भाई 15 प्लस के आसपास मेरे मार्क्स आ जाते हैं। प्री की अगर मैं बात करूं 15 प्लस और कभी कभी 20 प्लस भी आ जाते हैं। रीजन बताएं क्या है? क्योंकि मैं जो भी रीडिंग वाले क्वेश्चन है ना, जैसे आरसी हो गया, पैरा जंबल हो गया, फिलर्स हो गए, इनको मैं ज्यादा करता हूं। मैं ग्रामर के चक्कर में ना पड़ता। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी ग्रामर के चक्कर में ना पड़ो, बिकॉज यू आर नॉट यशराज। क्योंकि मेरे को, अब नॉट यशराज आप बन सकते हो बट मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। आप भी बन सकते हो वैसे, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं इस चीज को, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें कैसे स्ट्रांग हुई हैं? सिर्फ पढ़ने से स्ट्रांग हुई हैं ये चीजें। सिर्फ पढ़ने से ही तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ना। जितना हम उस चीज को पढ़ेंगे उतना हमें वो चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। और इतनी ज्यादा टफ इंग्लिश होती भी नहीं है इसमें, अगर मैं बात करूं आपसे, जितनी आरसी में भी इतनी नहीं होती। अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे उसके टाइम टू टाइम, तो वो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब जब देखो इसके क्वेश्चन करेंगे ना स्वाति, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम लोग इसके सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे इसको पकड़ा जाता है। तो धैर्य रखो, अपनी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी और अपन धीरे धीरे सारी चीजें सीखते जाएंगे। और फिर खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। क्योंकि मेन खेल अंडरस्टैंडिंग का है दोस्त। जितनी बड़ी आपकी रीडिंग होगी, जितनी बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो हमारी डेवलप होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है उसने? दिस आइडिया दैट एन ऑथर टेक्स सपोर्ट ऑफ अलोंग विद द स्टेटेड प्रीमिसेस बट डज नॉट मेंशन्ड इज कॉल्ड एन अजम्पशन। यानी कि अब अजम्पशन हमें पता नहीं पड़ रहा था कि अजम्पशन है किस चिड़िया का नाम, तो अभी हमको पता पड़ गया क्या होता है अजम्पशन। अजम्पशन वो चीज होती है जो जिस चीज को ऑथर जो है या फिर जो स्टेटमेंट में या फिर एग्जामिनर जो है उस चीज को यूज तो कर रहा है बट उसे मेंशन नहीं कर रहा है। अब दिस इज द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट बेसिकली, दिस इज द स्टेटमेंट बेसिकली। अब अगर ये स्टेटमेंट है हमारा तो दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट है। तो अगर ये सच है कि राम इज द मेंबर ऑफ एबीसी क्लब, हैंस ही मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सतारा, सो दिस इज द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन मिल गया। और इसके कंक्लूजन जैसे हमें मिला तो ये हमें मिल गया इसका क्या, ये हमें मिल गया इसका प्रीमाइसिस। और जैसे हमें प्रीमाइसिस मिल गई तो अब हमें क्या समझ में आता है कि यार उसने पूछा है कि व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर वो अजम्पशन पूछेगा तो हमें 5 ऑप्शन दे देगा कि अजम्पशन क्या है। तो अजम्पशन क्या है? अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो व्हाट इज द अजम्पशन? तो अजम्पशन इज ऑल द मेंबर ऑफ एबीसी क्लब आर द स्टूडेंट ऑफ द सैनिक स्कूल सतारा। पूछे? क्लियर हुआ? ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्या, अजम्पशन। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अजम्पशन बोलते हैं, जो चीज छुपी हुई होती है बट मेंशन नहीं होती है। द ऑथर इज सेड टू हैव एज्यूम्ड इट। ऑथर ने इस चीज को खुद से एज्यूम कर लिया था। ऑथर ने खुद से एज्यूम कर लिया और फिर स्टेटमेंट हमें दे दिया। और स्टेटमेंट हमेशा हमारा ट्रू होता है। और अगर ये ट्रू है तो कहीं ना कहीं हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अजम्पशन क्या है, और वही हमारा आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन जब हमारे बनते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले, तो उसमें हमें ये वाली स्किल का यूज करना है। समझ में आया?
कुछ क्वेश्चन बनेंगे हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले, तो हमें कंक्लूजन फाइंड करना है, तो कंक्लूजन तो ऐसे फाइंड करते हैं कि क्या करें भाई, तो कंक्लूजन आंसर आ गया। कुछ प्रीमाइसेस वाले आएंगे तो भाई क्यों हो रहा है ये कंक्लूजन, तो प्रीमाइसेस आ गया। कुछ होंगे हमारे अजम्पशन वाले, तो भाई अजम्पशन कैसे निकालते हैं, अजम्पशन के लिए ये पूरी जो स्लाइड है इसको देखते हैं हम लोग, समझे? ये है कहानी। अब आगे देखो, आगे और क्या है। सो अब ये थोड़ा सा आपको सावधानी दे रहा है क्या, दिस इज वेरी क्रिटिकल टू आर्ग्यूमेंट इवन इफ एब्सेंट इन इट। तो मतलब ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है, इसलिए तो क्रिटिकल रीजनिंग में लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है ना कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको डिफरेंशिएशन भी करना नहीं आता कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं, है ना। सो therefore the identification of an assumption is sometimes difficult। ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये छुपी हुई चीजें होती है ना, ये मेंशन नहीं करता है। ये तो अब सिंपल सा सेंटेंस था तो आपने बता दिया, लेकिन यही अगर कुछ पैसेज के फॉर्म में आ जाएगा और बैंकिंग रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ आ गई, है ना, किसी सर्वे के ऊपर आ गई, पॉपुलेशन के ऊपर आ गई, किसी बैक्टीरिया की वजह से जो हमारी डिजीज फैल रही है उसके ऊपर आ गई, तो वहां पे जो टर्म्स होते हैं वो काफी ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने के बाद उसका रियल मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो वहां पे जाके ये कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना। तो कैसे निकालेंगे इसको, प्रैक्टिस। टू आइडेंटिफाई एन अजम्पशन इन द आर्ग्यूमेंट, simply look at the conclusion and the premises and identify those elements that are not directly related. The links between these elements would be assumption। तो किसी भी assumption को अगर आपको फाइंड करना है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंपल मेथड है, वो क्या करोगे, सबसे पहले कंक्लूजन फाइंड करो, उसके बाद प्रीमाइसेस फाइंड करो। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये प्रीमाइसेस अगर इसको कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही है, हालांकि करती है, लेकिन कुछ चीजें इसके बीच में मिसिंग है, वो एक्चुअल चीजें जो इधर पे मिसिंग है वो क्या है, वो अगर आपने पता कर ली, वही हमारा assumption होता है और वही हमारा टिक हो जाएगा आंसर, खटाक, बुझे? और जो भी यहां पे इनके बीच में जो भी चीज आएगी, जो अजम्पशन बोलते हैं जिन्हें हम अजम्पशन, वो डायरेक्टली दोनों से लिंक नहीं होंगी, डायरेक्टली दोनों से लिंक नहीं होंगी, वो प्रोमाइस से एक तरह से लिंक होगी और उसके बेसिस पे हमारा ये कंक्लूजन हमारा निकल रहा होगा। तो रास्ता कुछ इस तरह से बनेगा, दिस एंड दिस, बुझे? क्लियर हुआ? वीडियो अगर स्टक होता है ना तो पीछे करके एक बार चालू कर लिया करो, सही हो जाएगा। मतलब बैक करके फिर से क्लास चालू कर लिया करो, हो जाएगा, रिफ्रेश कर लिया करो। ओके, अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहानी है। तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने प्रीमाइसेस निकालना देख लिया, हमने कंक्लूजन निकालना देख लिया, हमने प्रीमाइसेस कैसे निकालते हैं वो देख लिया, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो देख लिया, प्रीमाइसेस का किस तरह से रिलेशन होता है कंक्लूजन से वो सीख लिया, अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के बीच में छुपी हुई कोई ऐसी चीज होती है जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारी प्रीमाइसेस से, बट उस प्रीमाइसेस को वहां पे दिखाया नहीं जाता है, उसको मेंशन नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को समझना होता है। ठीक है भाई, ओके, क्लियर हुआ? यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। जल्दी से बताओ, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, क्रिटिकल रीजनिंग इससे इससे इसके पहले आप लोगों ने कितने लोगों ने खुद से पढ़ने का ट्राई किया था या कहीं किसी टीचर से पढ़ने का ट्राई किया था, बट वो उस हद तक समझ में नहीं आया जिस हद तक हमें समझना होता है, या उस तरह से समझ में नहीं आया जिस तरह से हमें समझना होता है? हाँ जी। और पहले वाले पढ़े हुए सीआर में या पहले वाले पढ़े हुए क्रिटिकल रीजनिंग में और आज वाले पढ़े हुए क्रिटिकल रीजनिंग में तुमको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है? हम्म, उससे किया था पर मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना यार, क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं आपसे, बहुत ज्यादा। ओके, तो अभी जब अपन प्रैक्टिस सेशन देखेंगे ना, तो प्रैक्टिस सेशन 1 प्रैक्टिस सेशन 2 दो लगाए हैं मैंने, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा
एक एक करके कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकालना होती हैं। और इन चीजों को मैं कनेक्ट जरूर कराऊंगा कि बेसिक क्लास में ये पढ़ाया था, तो उससे क्या होगा कि एक पूरा फ्लो बन जाएगा। हाँ यार, ये बेसिक में पढ़ा था, इसका ये यूज होता है, ये बेसिक में पढ़ा था, इसका ये यूज होता है। हम्म। सर यहां तक ही रहने दो। नहीं यार, यहां तक नहीं रहने देते हैं, इसके आगे हमें ये और पढ़ना है, बस एक टॉपिक और रहता है हमारा, इन्फ्रेंस। और इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे वीक आर्ग्यूमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना, वीक अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन, वैलिड इनवैलिड, ये सारी चीजें भी बची हुई हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। तो आज हम जितना हो सकता है ना उतना पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, बुझे? चलो बढ़िया है। अब देखो, बेसिक्स ऑफ किसके निकालना है, हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्फरेंस। अब इन्फरेंस क्या चीज है भाई, इन्फरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है ना? ओके, देखिए, सो द डिक्शनरी सेज या डिक्शनरी डिफाइंस इन्फरेंस एज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम एन आर्ग्यूमेंट। तो देखो, इन्फरेंस इज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन। इन्फरेंस एक हमारा क्या है, क्या है, कंक्लूजन ही है, लेकिन वो एक लॉजिकल कंक्लूजन है। तो अभी हमने देखा था क्या कि कंक्लूजन होता है हमारा। सो इन्फरेंस इज बेसिकली लॉजिकल कंक्लूजन, ये डिक्शनरी हमारी डिफाइन करती है। सो आर्ग्यूमेंट में से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट में से कोई लॉजिकल अगर कंक्लूजन निकालते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फरेंस। सो व्हाट इज दिस मीन? सो दिस मीन्स बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन in the argument, if we logically draw an idea which is not mentioned in the argument, that idea is called inference। मतलब अगर हम बात करें देखो, मेन आइडिया हमने उसमें से निकाला, एक आर्ग्यूमेंट हमें दिया गया था। आर्ग्यूमेंट इज क्या होता है हमारा, आर्ग्यूमेंट हमारा स्टेटमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट हमें दिया है, इफ वी लॉजिकली ड्रॉ एन आइडिया, अगर हम वहां से कोई कंक्लूजन निकाल लें, लेकिन वो कंक्लूजन हमें दिखेगा नहीं वहां पे, क्योंकि विच इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्ग्यूमेंट, ये लॉजिकली हम लोग ने निकाला है। सो दैट आइडिया, दैट पर्टिकुलर आइडिया जो हमने लॉजिकली निकाला है, इज कॉल्ड एन इन्फरेंस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझू, आई डोंट थिंक द रीसेंट सर्कुलर, है ना, रीसेंट सर्कुलर टू स्टूडेंट विल स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग लेट टू द स्कूल। अ पेनल्टी ऑफ 5 rupees फॉर अ डिले ऑफ 1 hour इज नॉट मच। मतलब एक नया, एक किसी स्कूल की बात हो रही है। अब देखो, हमने ये 2 लाइन का एक पूरा आर्ग्यूमेंट पढ़ा, मतलब इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इसको इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये होता तो डायरेक्ट ही है हमारा बट ये लॉजिकली हमें थोड़ा सा समझना होता है। कैसे समझना होता है, एग्जांपल देखेंगे हमको समझ में आएगा। देखिए, आई डोंट थिंक, मतलब एक ऑथर ने एक सेंटेंस दिया, दिस इज द स्टेटमेंट और वी कैन से आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई डोंट थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, द रीसेंट सर्कुलर टू स्टूडेंट्स विल स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग लेट टू स्कूल। तो यहां पे एक आर्ग्यूमेंट है। अब हम सारी चीजें देखेंगे इसमें, है ना, क्या प्रीमाइसेस है एक पूरे सेंटेंस में, इस पूरे आर्ग्यूमेंट में सारी चीजें छुपी होंगी, तो एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो मुझे नहीं लगता यार, ये जो अभी हमारा जो रिसेंटली सर्कुलर निकाला है प्रिंसिपल ने, वो स्टूडेंट को लेट आने से रोकेगा। क्यों भाई? अच्छा, क्या पूछा मैंने, क्यों? बताओ जल्दी से, क्या पूछा मैंने, क्यों? क्यों भाई, क्यों? अब क्यों का आंसर देखो, क्यों का आंसर दिख रहा है तुम्हें इधर पे, क्यों नहीं रोकेगा? तो आगे जैसी पढ़ोगे, अ पेनल्टी ऑफ 5 rupees फॉर अ डिले ऑफ 1 hour इज नॉट मच, है ना। तो क्यों का आंसर क्या मिला तुमको, कि जो 5 रुपए की पेनल्टी है ना हर 1 घंटे की, वो इतनी ज्यादा है नहीं, इसीलिए ये जो सर्कुलर है ये काम नहीं करेगा। सो दिस इज द कंक्लूजन। ये हमको कंक्लूजन लग रहा है, ये हमको कंक्लूजन अभी तो यही लग रहा है। और यहां पे ये जो पेनल्टी ऑफ 5 rupees जो है, ये हमको प्रीमाइसेस लग रही है इसकी, ये हमें प्रीमाइस लग रही है, ये कंक्लूजन लग रहा है और ये प्रीमाइस लग रही है ना। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना, तो कभी कभी जो हमें कंक्लूजन लगता है और जो प्रीमाइस लगती है ना, वो जस्ट अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो इसको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। तो इसको एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसेंट सर्कुलर है वो स्टूडेंट को लेट आने से रोकेगा नहीं भाई। क्यों लगता है ऐसा आपको? क्योंकि जो पेनल्टी है 1 रुपया वाली, सॉरी 5 रुपए वाली, 1 घंटे की देरी आने से, वो इतनी ज्यादा है नहीं। अब मैं यहां से सेंटेंस पढ़ता हूं, इस सेंटेंस को, ये जो आर्गुमेंट है, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां से पढ़ते हैं, अ पेनल्टी ऑफ 5 rupees फॉर अ डिले ऑफ 1 hour इज नॉट मच
सो दैट तो इसके बाद क्या, सो दैट पर्टिकुलर पेनल्टी, या फिर ये जो सर्कुलर है या जो पेनल्टी है ये स्टूडेंट्स को लेट आने से नहीं रोकेगी। यानी दिस इज द प्रीमाइसेस एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन प्रीमाइसेस हमें दिख तो रहे हैं साफ साफ, लेकिन आगे देखते हैं इधर पे क्या कहानी है। Now, based on this argument, we understand that the circular asked the student not to come late, and if they do so, they shall be asked to pay a penalty of 5 rupees per hour. This idea is not explicitly stated in the argument. It was derived logically. अब देखो क्या कहानी है। अगर हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, तो सीधा सीधा पढ़ने पे हमें क्या दिख रहा है। अब हालांकि तुम लोग समझ रहे हो उस लाइन को, लेकिन सीधा सीधा पढ़ने पे हमें क्या दिख रहा है। आई डोंट थिंक द रिसेंट सर्कुलर और टू स्टूडेंट विल स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग लेट टू स्कूल। अ पेनल्टी ऑफ 5 रुपीज फॉर अ डिले ऑफ 1 आवर इज नॉट मच। तो हमने इसका जो एक्चुअल जो कंक्लूजन निकाला वो हमें यहां पे दिख तो गया है कंक्लूजन, लेकिन जो हमने दोनों सेंटेंसेस को मर्ज किया ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर आप लेट आओगे तो आप 5 रुपए की पेनल्टी दोगे पर आवर के हिसाब से, और अगर नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो थे वो एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं थे। अब भाई ये जो पेनल्टी है ये किस चीज की पेनल्टी है। अ पेनल्टी ऑफ 5 रुपीज फॉर अ डिले ऑफ 1 आवर इज नॉट मच। तो जरूरी थोड़ी ना ये स्कूल से ही हमारी कनेक्ट हो, लेकिन हाँ यहां पे जो सेंटेंसेस है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे लेट आने पे कुछ ना कुछ सर्कुलर रिलीज किया गया है, और यहां लेट आने पे, डिले आने पे कुछ ना कुछ पैसा आपको फाइन देना पड़ता है या पेनल्टी देना पड़ती है। सो इफ दे डू सो, मतलब हमें सीधे सीधे तौर पे क्या पता पड़ रहा है, बेस्ड ऑन दिस आर्ग्यूमेंट वी अंडरस्टैंड दैट द सर्कुलर आज। तो सर्कुलर का मीनिंग क्या निकल के आता है, सर्कुलर इसलिए रिलीज किया गया था कि स्टूडेंट लेट नहीं आए। पहली बात तो सिर्फ इसीलिए, देखो पेनल्टी कमाने के लिए सर्कुलर नहीं निकाला है, पैसे कमाने के लिए सर्कुलर नहीं निकाला है। स्कूल ने जो सर्कुलर निकाला है उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं था, उसका उद्देश्य यह था कि स्टूडेंट करेक्ट टाइम पे आ जाएं, बस उसका उद्देश्य यही तो था। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगी। समझ में आया, तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगी। सो इट वॉज डिराइव्ड लॉजिकली, है ना। तो जो भी कंक्लूजन हमने निकाला है ना वो लॉजिकली कंक्लूजन निकाला है। अब दिस इज नॉट परफेक्टली कंक्लूजन। अब हालांकि हमें दिख रहा है वो एक अलग चीज है, बट ये जो कंक्लूजन है ये हमारा एक्चुअल में वो कंक्लूजन नहीं है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, क्योंकि वो सीधा सीधा जो प्रीमाइस थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी, बट यहां पे ये इसको लॉजिकली सपोर्ट कर रही है। अगर आप लेट आओगे ना तब जाके आपको ये करना पड़ेगा, ये पैसा देना पड़ेगा अगर आप लेट आते हैं तो। समझ में आया, बताओ फटाफट। जबकि जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था, यानी पहला आर्गुमेंट पढ़ा था क्रिकेटर एक्स वाला, उसमें क्या था, उसमें प्रोमाइसिस के बाद जस्ट हमारा कंक्लूजन निकल रहा था। उसमें हमें यह समझ में आ रहा था कि इसके रन अच्छे नहीं बन रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब कंडीशन है ना, यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर तुम लेट आओगे तो तुम पेनल्टी दोगे, नहीं आओगे तो नहीं दोगे। सिंपल सी बात है ना। तो लॉजिकली हमने समझा कि क्यों लेट नहीं आएंगे बच्चे, ये समझ में आया, ये कहानी है। तो जब भी हमारे लॉजिकली जो भी कंक्लूजन निकलते हैं ना, जो डायरेक्टली उसकी प्रीमाइसेस से सपोर्ट में नहीं बैठे होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इन्फरेंस हो जाते हैं। सो दिस इज द स्मॉल थिंग, लेकिन काफी बड़ी भी चीज हो जाती है ये। क्यों, क्योंकि इसको फाइंड कर पाना बहुत गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम कंक्लूजन तो निकाल लेंगे लेकिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि दिस इज द डायरेक्ट कंक्लूजन और दिस इज द लॉजिकल कंक्लूजन, ये हमारा इन्फरेंस है या कंक्लूजन है। क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल देगा व्हाट इज द इन्फरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्गुमेंट, ऑप्शन दे देगा वो आपको ABCDE, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो इन्फरेंस क्या होता है, इन्फरेंस इज इक्वल्स टू लॉजिकल कंक्लूजन, ये याद रखना पड़ेगा। याद रखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो बीच बीच की छोटी छोटी जो मैंने टिप्स दिए ना कि कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, क्या का क्वेश्चन करोगे, कैसे प्रीमाइसेस निकालोगे, क्यों का क्वेश्चन करोगे, कैसे इन्फरेंस निकलेगा, इन्फरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉजिकल कंक्लूजन, कि जो लॉजिकल कंक्लूजन होगा पर्टिकुलर उस आर्ग्यूमेंट में वही हमारा इन्फरेंस है। कैसे हमारा एजम्पशन निकलता है, एजम्पशन इज द हिडन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, जो उसमें छुपा तो होता है, ऑथर कहीं ना कहीं उसका यूज तो कर रहा है लेकिन उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारा क्या करता है, प्रीमिसेस को क्या करता है, वेरीफाई करता है और फिर उसके बाद वो कंक्लूजन देता है। तो ये हमारे अजम्पशन होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो एक एक करके अगर आप देखोगे तो एक एक करके मैं फिर से आपको सारी चीजें बता देता हूं। आर्ग्यूमेंट हमें समझ में आ गया, जो कि हमारा एक स्टेटमेंट होता है। कंक्लूजन हमें समझ में आ गया, प्रीमाइसेस हमें समझ में आ गई,
फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऐसे समझा, कुछ रूल्स थे इनके आइडेंटिफाई करने के, वो भी हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अजम्पशन की, वो भी हो गया। फिर अगर हम बात करें इन्फेरेंस की, तो इन्फेरेंस भी हमें समझ में आ गया। अब बचते हैं इसके बाद जो अगला सेशन होगा हमारा, उसमें आता है हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्रिटिकल रीजनिंग। तो उसमें मैं जो इसके बची हुई चीज है वो भी बताऊंगा, और वो चीज बताऊंगा कि कितने टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हमें डील करना है। तो नेक्स्ट सेशन यानी कि जो कल हमारा सेशन होगा वो किस चीज के ऊपर होगा, इसके बाद के जो पॉइंट्स बचे हैं वो, और फिर जो हमारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं, तो उनको कैसे किया जाए। एंड आफ्टर दैट सेशन हमारी जो होगी उसमें प्रैक्टिस क्लास होगी। तो समय इस चीज पे देना है, हमें इन चीजों को ध्यान से समझना है। अब इसके बारे में आज तो फीडबैक बनता है यार, क्योंकि मैंने पहली बार ये पढ़ाया है और मुझे लग रहा था कि लाइक क्लास बहुत लंबी खिंचेगी, बट यस अराउंड 1.5 घंटे के आसपास ये क्लास चली है। तो इसके बारे में एक फीडबैक तो जरूर बनता है, और सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग फीडबैक देंगे आज टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरे को काफी अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑल्सो, है ना। और बाकी जितने लोगों का भी IBPS PO हुआ है उन सभी को काफी बधाई है। वैसे तो मैं बधाई देता हूँ आपको मेंस के एग्जाम के बाद। तो मेरे हिसाब से इस स्क्रीन पे अगर हमने ये पढ़ा है तो इसलिए समय कम भी लगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया। अगर हम वो बड़ी वाली स्क्रीन पे होते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। ओके सर, ऑर्डर रैंकिंग के भी क्वेश्चन करा देना, बिल्कुल करा देंगे, परेशान मत हो, अपनी सारी चीजें हो जाएंगी। ओके सो नाउ वी कैन से तीस एकदम कहानी खत्म। मिलते हैं अब हम लोग कल वाले सेशन में, देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे सुबह मैं कल लेके आ रहा हूँ IBPS PO मेंस की क्वांट एंड रीजनिंग की स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर मेंस, है ना। तो वो भी आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आपका एग्जाम निकला है तो। ओके सो सुबह में अपन लोग मिलते हैं IBPS PO की स्ट्रेटेजी के साथ, और कैसे उसको करना है हमें। पेड क्लासेस के बारे में उसमें ज्यादा चर्चा होगी, तो उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। और फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे फीडबैक देना मत भूलना, सारे लोग दे देना। तो जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर, गुड नाइट। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर गाइस।